नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। शराबबंदी पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया है, जिस दौरान सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय के कंपाउंड से शराब की बरामदगी का मामला सदन में उठाया था। दिसंबर 2020 में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बिहार के शहरों में 14% और गांव के 15.8% लोग शराब पी रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी वाले प्रदेश में यह चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसके अनुसार शहरों में रहने वाले 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 14% लोग शराब पी रहे हैं, जबकि गांव में 15 वर्ष के ऊपर के शराब पीने वालों की आबादी 15.8% है। पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी। भाई, कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्रियों का आपको पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया है। शराब को लेकर के लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया है। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है ये, जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम करते हैं के नाम से, जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पर वो जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसे विधानसभा के प्रथम स्पीकर, हमारे ही विधानसभा के रामदयालु बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल, वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या हो, रामदयालु इस्तीफा देंगे? और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे। मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूं कि मैं अगर दोषी हूंगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूं। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शराबबंदी का मुद्दा जो है इस बार के सदन सत्र में काफी गरमाया हुआ रहा और पूरा का पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, और यहां तक कि सरकार के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाला गया कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। देखिए, बिल्कुल शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, और मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। और पूर्ण शराबबंदी लागू का मतलब है कि ना पर यहाँ पर इसका खरीदारी की जा सकती, बिक्री की जा सकती, कोई सेवन कर सकता है या स्टॉक किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है वो बताती है कि बिहार में लगभग 15% से ज्यादा अगर औसत निकाला जाए तो 15.8% रूरल एरियाज में और 14% ज्यादा अर्बन एरियाज में लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार में शराबबंदी होने से पहले जितने लोग शराब पीते थे कमोवेश उतने ही लोग बिहार में आज भी शराब पी रहे हैं, या थोड़ी संख्या ज्यादा भी है। तो ऐसे में शराब, जो पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू है, ये दर्शाता है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है। और विपक्ष का आरोप भी यही है। विपक्ष का आरोप सदन के बाहर भी है, सदन के अंदर भी है। चुनाव के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा था शराबबंदी बिहार में।
तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो बातें हैं, विपक्ष की जो कहना, जो उनका जो मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत ही प्रासंगिक है। क्योंकि जब किसी राज्य में शराबबंदी लागू है तो शराब की एक पैरेलल अर्थव्यवस्था भी चल रही है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर लोग शराब पी रहे हैं। तो शराब आ कहाँ से रही है, और इस शराब के बिक्री से और इसकी स्मगलिंग से कहा जाए, ब्लैक मार्केटिंग से कहा जाए, कि तमाम लोगों के पास पैसा भी बन रहा है। जो गलत लोग हैं उनके पास पैसा भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपराधी भी मजबूत हो रहे हैं और अपराध भी बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष का जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील है, गंभीर मुद्दा है। लेकिन कल अगर तेजस्वी यादव के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस पर अगर गौर किया जाए, अगर तेजस्वी यादव ने कहा है दरअसल क्या है, तेजस्वी यादव जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शराबबंदी लागू नहीं होने की चिंता से ज्यादा उसमें झलक रहा था कि वो विपक्ष को, कहा जाए सरकार को, और खास करके नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे थे। यानी पूरी तरह से रामसूरत राय का नाम उन्होंने लिया। रामसूरत राय के एक परिवार के किसी व्यक्ति के नाम से जमीन है, उस कंपाउंड में शराब मिली, उस बात को ज्यादा हाईलाइट किया। शराबबंदी कैसे ज्यादा मजबूती से लागू हो, एक विपक्ष के नाते, एक मजबूत विपक्ष के नाते, एक संवेदनशील विपक्ष के नाते कोई उन्होंने सलाह सरकार को नहीं दी कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी जब लागू हुई थी तो वो भी सरकार में थे। तो ऐसे में देखिए, जो शराबबंदी का एक बृहत मुद्दा है, जो आम लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस मुद्दे को राजनीतिकरण ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, विपक्ष ने उठाया भी है, और सरकार भी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखा रही है, क्योंकि जो स्पीकर ने सोमवार को 10 बजे बैठक बुलाई सर्वदलीय की शराबबंदी पर ही बहस हो और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर सार्थक विधानसभा में बहुत बहस हो और कोई बड़ी पॉलिसी बने इसके लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए तैयार है। और नीतीश कुमार पहले से कहते आए हैं कि सरकार तमाम विपक्ष, अगर कोई विपक्ष के पास सुझाव है तो वो दे, और सरकार इस शराबबंदी को लागू करवाने में जो भी मजबूती से मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उस पर राजनीति, कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो चाहे तेजस्वी यादव कर रहे हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग बयान दे रहे हो, ये कहीं से भी उस शराबबंदी के जो उसका बड़ा उद्देश्य है उसके लिए नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल गेन करने के लिए है। जी। लेकिन शशांक जी, जिस तरीके से शराबबंदी का मुद्दा उठाया जाता रहा है और शराबबंदी जो कानून है उसमें संशोधन की भी बात की जाती रही है, और इसमें लगातार ये मांग की गई है कि इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन उस संशोधन की रूपरेखा क्या हो, उसमें क्या कुछ संशोधन किया जाए, इसको लेकर के विपक्ष क्लियर नहीं हो पाता है। जब से बिहार में चुनाव थे 2020 के, हम लोगों ने चुनाव नजदीक से देखा है। चुनाव में शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जो विपक्ष की मांगे हुआ करती थी, विपक्ष का जो लॉजिक हुआ करता था, वो लॉजिक कहीं से शराबबंदी को इफेक्टिवली लागू करने की बात नहीं होती थी, बल्कि उन तमाम चीजों पर ध्यान जाता था जिसमें कहा गया है कि जो शराबबंदी के कानून बनाए गए हैं, दरअसल वो कहीं से भी एक इन्फोर्स करने के लिए व्यवहारिक नहीं है। जो अगर किसी कानून, जब तक कानून व्यवहारिक नहीं होगा, आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। शराबबंदी में नीतीश कुमार ने ऐसे कड़े कानून बना दिए हैं जिसमें तमाम ऐसी चीजों का है कि जिसमें अगर कोई शराब पीता पकड़ा गया या किसी ने शराब पी रखी है तो उसको सजा का प्रावधान है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बिहार में लोग जब शराब का सेवन कर रहे हैं या वो पहले से एडिक्टेड थे, आदी थे, तो ऐसे में तमाम लोगों को जेलों में डालना, जेल की कैपेसिटी भी कम थी, और जुडिशरी ने उन तमाम चीजों को कई बार क्वेश्चन किया है और जुडिशरी ने लोगों को जमानत देना शुरू किया। अब अगर शराबबंदी में कोई जाता है तो पहली डेट में उसको जमानत दे दी जाती है, तो ऐसे में उस कानून का प्रभाव काफी कम हो गया। तो विपक्ष का ये कहना था कि ऐसा कानून बने जो व्यवहारिक भी हो और प्रभावी भी हो, क्योंकि ये जो अभी का कानून है वो प्रभावी, व्यवहारिक ही नहीं है तो प्रभावी कैसे होगा। तो इन तमाम चीजों पर चर्चाएं हैं। जीतन राम मांझी जो सरकार में इस वक्त शामिल भी है, उनकी पार्टी हम, उन्होंने भी कई बार उठाया है कि जो अभी का शराबबंदी है उसमें गरीब लोग ज्यादा जेल में हैं। आज विपक्ष का भी यही कहना है, राजद का भी यही कहना है कि जो शराब के बड़े माफिया हैं, बड़े कारोबारी हैं, वो कहाँ डिटेन हो रहे हैं, कहाँ पकड़े जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर शराब की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है तो उसी अनुपात में लोगों की गिरफ्तारी कहाँ हो रही है? गिरफ्तारी उनकी हो रही है जो गरीब है, जो पैसा पुलिस को नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी कहना सही है कि एक व्यवहारिक कानून बनना चाहिए और इस पर सार्थक राजनीतिक बहस होनी चाहिए, और वो स्थान विधानसभा हो सकता है। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राज्य में खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। झारखंड में नई खेल नीति को लागू हुए महज कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अब इससे राज्य के खिलाड़ियों का भविष्य भी संवरने लगा है। राज्य में लॉकडाउन के दरमियान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों की दुखदाई स्थिति सामने आई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर नई खेल नीति बनाई गई है। सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने और सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। देखिए रिपोर्ट। खिलाड़ियों को सीएम हेमंत का तोहफा। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की बड़ी घोषणाएं। रांची में हॉकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। पहले चरण में 15 विद्यालयों में किया जाएगा एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का निर्माण। पूरे राज्य में बनाए जाएंगे सिद्धू कान्हू क्लब। हर क्लब को मिलेंगे 25,000 रुपए। सिमडेगा में 18.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा स्टेडियम का निर्माण। नीति से खेलों में खिलाड़ियों का अभूतपूर्व निर्माण और विकास करना, खेल को आकर्षक और व्यवहारिक करियर विकल्प के रूप में तैयार करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार करना, खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराना, ऐसे कई मुद्दे जो हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई नई खेल नीति में लाए गए, वो अब धरातल पर भी दिखाई देने लगेंगे। खेलों के माध्यम से राज्य के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। इस वजह से इस साल बजट में पर्यटन और खेल का विशेष फोकस किया गया। इसके साथ खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में आयोजित इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन के दौरान ये बात कही। 39 लड़कियों को सीधी खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धू कान्हू क्लब इस वर्ष पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 30,000 गांव को प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपया दिया जाएंगे। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची के अंदर 15 स्कूलों में मैदान में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में बनाया जाएगा। अभी आपका जो ये नया स्टेडियम यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, लगभग 6.5 एकड़ भूमि में ये अवस्थित होगा, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल भी होंगे और साथ में हॉस्टल भी होंगे, जो लगभग 18.5 करोड़ में इसकी लागत लगेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों की दुखदायी स्थिति सामने आई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर नई खेल नीति बनाई गई। सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने और सुनिश्चित बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर पूर्ववर्ती सरकार इस राज्य के खिलाड़ियों पर अगर फोकस की रहती, तो हमें लगता है कि इस राज्य झारखंड जो है वो एक से एक खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी विश्व को, देश को देने का काम करती है। आप देखें कि कहाँ इस झारखंड जैसे राज्यों में हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे अन्य खिलाड़ी जो है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे खेल करके झारखंड का मान पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो हमारी गठबंधन की सरकार खिलाड़ियों को अत्यधिक प्रोत्साहन देने का काम भी करेगी, ताकि यहाँ जो लोगों में, गांव में जो खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा पूरी तरह हम निखारना चाहते हैं, सरकार निखारना चाहती है, ताकि झारखंड का नाम जो है पूरे विश्व पटल पर छाया रहे और यहाँ के खिलाड़ी विश्व और देश में जो है अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें।
नई खेल नीति खिलाड़ियों को भविष्य के लिए तैयार करने और उनकी अब तक की उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई। लेकिन नई खेल नीति से राज्य के खिलाड़ियों को जो लाभ देने की घोषणा सरकार कर रही है वो छलावा है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के उन खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की घोषणा की गई है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सरकार ने खेल के गतिविधियों के विकास के लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट होना होगा कि जिन खिलाड़ियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी, जो लोग लंबे समय से इस आस में बैठे हैं कि सरकार उनका नियुक्ति पत्र देगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो क्रियाकलाप है और जो काले कारनामे हैं उससे युवाओं का भी धैर्य टूट रहा है और खिलाड़ी भी बेसब्र हो रहे हैं कि आखिर सरकार बार बार वादा करने के बावजूद भी हमें नौकरी क्यों नहीं दे रही है। अब सरकार बजट में भले ही घोषणा करती हो कि खेल के संसाधन विकसित किए जाएंगे, खेल मैदान में बढ़ोतरी की जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन सरकार जब तक अपने किए गए वायदे पर अमल नहीं करती, मैं समझता हूं कि लोगों को भरोसा दिला पाना कठिन होगा इस सरकार के लिए। और सरकार को जल्द से जल्द युवाओं के जो 5 लाख नौकरी देने की बात है उस पर अमल करनी चाहिए। साथ साथ जो खिलाड़ियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने संबंधी कई अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, उसको जितनी जल्दी ये अमल में लाएं, मैं समझता हूँ राज्य के लिए हितकर साबित होगा। ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा नई खेल नीति के तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष का दावा और विपक्ष के आरोप कितने सच साबित होंगे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। कुमार कामेश की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कामेश, जिस तरीके से राज्य में खिलाड़ियों के उत्थान के लिए नई खेल नीति बनाई जा रही है, तो इस नई खेल नीति के तहत क्या कुछ प्रावधान है और कैसे खिलाड़ियों को इसमें सहायता मिलेगी? देखिए, सरकार जो है नई खेल नीति के तहत जो है खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए कई ठोस कदम उठा रहे हैं और इसकी झलक जो है रांची के सिमडेगा में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर के जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस आयोजन में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि राज्य के हॉकी सेंटर के विकास के लिए कई मूलभूत जो संरचनाएं होनी चाहिए थी, उन संरचनाओं के विकास के लिए लगभग विद्यालय से लेकर जो है जिला स्तर तक कई स्टेडियम बनाने की बात की, खासकर एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाने की बात की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। देखिए, झारखंड जो है, झारखंड का सिमडेगा जो है वो हॉकी के लिए विख्यात है। यहाँ पे हॉकी को, सिमडेगा को हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है और जिस तरह से सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ी उभर कर आते हैं, उन खिलाड़ियों को और उभारने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक के जो संरचना होनी चाहिए, जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए थी, उन संरचना के निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जिसकी लागत करीब 18.5 करोड़ रुपए है, वो बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दी है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि राज्य सरकार जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से कि नई खेल नीति जो है अभी हाल में बनी है, लगभग साल भर भी नहीं हुए इस खेल नीति को, और जो पुरानी खेल नीति थी उसके तहत खिलाड़ियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था, जिससे यहाँ राज्य के जो खिलाड़ी थे वो दूसरे राज्यों में पलायन करते थे, क्योंकि जो आवश्यकताएं होती थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है राज्य सरकार नहीं करती थी। और अगर खेल में जो खिलाड़ी बेहतर उम्दा प्रदर्शन करते हैं उन खिलाड़ियों का अगर नियोजन में आरक्षण की बात की जाए तो मात्र 2% ही आरक्षण मिलता था और उस आरक्षण का लाभ भी जो है राज्य के खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता था। जिन विभागों में उनको आरक्षण मिलना चाहिए था उन विभागों में उनकी सूची भी नहीं दी जाती थी। तो ऐसे में, और ना ही राज्य के जो पुराने खिलाड़ी थे या जो खिलाड़ी उभर रहे हैं या जिन्होंने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर और देश स्तर पे कई अच्छे पदक जीते, खासकर गोल्ड मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों की सूची भी राज्य सरकार के पास नहीं थी। लेकिन नई खेल नीति बन जाने से जो है राज्य सरकार के पास अब राज्य के सभी खिलाड़ियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और इस डेटाबेस के आधार पर जिन खिलाड़ियों की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार तत्पर दिख रही है। और इसका जो राज्य सरकार की तत्परता इस बात से भी मालूम चलती है कि सिमडेगा में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह की घोषणाएं की, अगर हॉकी सेंटर की बात की जाए तो एस्ट्रोटर्फ बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी राज्य में हॉकी के खिलाड़ियों के लिए पहले ग्राउंड में जिस तरह से घास के मैदान में हॉकी खेला जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार एस्ट्रोटर्फ मैदान में हॉकी खेलने के लिए
मानक तैयार किए गए हैं। तो राज्य में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ 15 विद्यालय ऐसे हैं राज्य भर में जिसमें प्रथम चरण में एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड का निर्माण करवाया जाएगा। तो हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ, 15 विद्यालयों में एस्ट्रोटर्फ और कई ऐसे जो है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो हेमंत सोरेन ने की है कि राज्य के 39 गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ी हैं उनकी सीधी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करेगी। और 15 तारीख इसके लिए, आने वाले महीने के 15 तारीख इसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है। तो नई खेल नीति का जो असर है वो राज्य में देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार भी इसमें तत्परता से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो राज्य सरकार जो है, खासकर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो यहाँ के खिलाड़ियों के विकास के लिए तत्पर है और इसके प्रति सोच रही है। जी नियाज। जी कामेश, जैसा कि आपने कहा कि जो पुरानी खेल नीति थी उससे खिलाड़ियों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था, तो क्या ये जो नई खेल नीति बनाई गई है इससे खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन मिल पाएगा? बिल्कुल नियाज, देखिए जो राज्य की पुरानी खेल नीति थी वो 2007 में लागू की गई थी और उस समय खेल मंत्री बंधु तिर्की हुआ करते थे। बंधु तिर्की के नेतृत्व में जो खेल नीति बनाई गई थी उसमें कई खामियां थी। खासकर जो राज्य के जो पारंपरिक खेल हैं, हॉकी की बात की जाए, तीरंदाजी की बात की जाए या वुशु की बात की जाए, तो इन खेलों के प्रति उनमें प्रोत्साहित करने के लिए कोई ऐसी योजना नहीं थी। और जो खिलाड़ी उभर कर आते थे, जो अच्छा प्रदर्शन करते थे, उन्हें भी कोई प्रोत्साहन के तौर पे सीधे नियोजन की बात नहीं कही गई थी। हालांकि राज्य सरकार ने यह जरूर घोषणा कर दी थी जो खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उन्हें 2% किसी भी नियोजन में, किसी भी वैकेंसी में 2% आरक्षण का लाभ जो है उन्हें मिलेगा। लेकिन 2% आरक्षण का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता। अगर 2000 जब झारखंड का निर्माण हुआ था, 2021 की बात की जाए तो अभी भी खेल नीति के तहत मात्र 5 खिलाड़ियों को ही राज्य में नियोजन मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की खेल नीति का क्या असर था, कैसी खेल नीति थी। कहीं नहीं कहीं इसमें खामियां देखी गई, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने नई खेल नीति बनाई। देखिए 2007 के बाद फिर 2014 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी उस समय हेमंत सोरेन ने सीधे 5 लोगों को नियुक्ति दी थी। हेमंत सोरेन की वह पहल ही थी जिसमें अरुणा एक्का मुक्केबाज थे, उन्हें नौकरी दी, विंध्यवासिनी देवी, उन्हें नौकरी मिला। उसके बाद कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि राज्य के खिलाड़ियों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। हालांकि 2015 से लेकर 2019 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार थी उसमें खेल मंत्री अमर बावरी ने नई खेल नीति बनाने का प्रस्ताव दिया था और इसके लिए कई बैठकों का दौर चला था, जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उन्होंने राज्य के कई राज्यों से खेल नीति मंगवाकर उसका अध्ययन भी किया था। उसके बाद नई खेल नीति बनाने का प्रस्ताव जो है वो अपने कैबिनेट में लेके आए थे, लेकिन उस खेल नीति पे भी मुहर नहीं लगी। तो ऐसे में देखा जाए तो 2000 से लेकर 2020 का जो समय होता है, जो भी सरकार रही, राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ऐसे में हेमंत सोरेन की जो सरकार है नई खेल नीति लेकर आई है और इस खेल नीति के तहत जिस तरह से खेलों पर फोकस किया जा रहा है, खिलाड़ियों पर फोकस किया जा रहा है, उन्हें उत्थान की बात कही जा रही है, चाहे वो जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो या पंचायत स्तर पर हो, तीनों स्तर पर राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई तकनीकों का समावेश किया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी बात है राज्य के खिलाड़ियों के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी सौगात जो है कि 39 गोल्ड मेडलिस्टों को नियोजन देना, वो भी सीधी नियोजन देना, यह भी राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे राज्य के खिलाड़ियों में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी नियाज। जी कामेश, और इस नई खेल नीति में किन किन खेलों को शामिल किया गया है? देखिए नई खेल नीति नियाज मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इसमें परंपरागत जो झारखंड के खेल है, खासकर हॉकी की बात की जाए, तीरंदाजी की बात की जाए, वुशु की बात की जाए, ऐसे मुख्य ये खेल हैं जिनको प्रोत्साहित करने की योजना है। खासकर अगर झारखंड में अगर खेलों की बात की जाए तो हॉकी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। हालांकि तीरंदाजी के क्षेत्र में दीपिका कुमारी, क्रिकेट के क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों का नाम भी शुमार रहा है। लेकिन हॉकी की बात की जाए तो सिमडेगा एक छोटा सा क्षेत्र है और वहां पे 4 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को देना बहुत बड़ी बात है। और खासकर हॉकी के क्षेत्र में झारखंड जो है बहुत आगे है। तो हॉकी के क्षेत्र में सरकार निखारने का प्रयास कर रही है और परंपरागत जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता है, तीरंदाजी भी यहाँ खासी तौर पे यहाँ के जो युवा है वो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो राज्य सरकार यहाँ के युवाओं को भी यह मैसेज देना चाहती है कि जो परंपरागत खेल है उससे जुड़िए और उसमें अपना कैरियर बनाइए। कैरियर के लिए जिन योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है उससे जरूर यहाँ राज्य के, झारखंड के युवा जो है उत्साहित होंगे और इन क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने के लिए तत्पर दिखेंगे। जी नियाज। जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। अस्पताल के कागजी कानून में फंसकर एक घायल युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर जब परिजन रिम्स पहुंचे तो कागजी प्रक्रिया पूरी करने के चक्कर में पीड़ित युवक को इंतजार करना पड़ा और इसी दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल के बाहर पीड़ित के परिजनों से ने जमकर बवाल काटा। मरीज की मौत रिम्स के कार्य प्रणाली पर सीधा सवाल खड़ी करती है। कोरोना के लिए आदमी को सब। मेरा बेटा सुबह में आज एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर यहाँ से यहाँ टूट गया था, तो वहाँ बुंडू से रिम्स रेफर कर दिया तो यहाँ पर जब रेफर हो गया, यहाँ चल आया मेरा बेटा को, तो वहाँ पर डॉक्टर घबराहट क्यों नहीं देखे, उसको दर्द हो रहा है कि बथा हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसको एको गो सुई दवाई चलाता कि दर्द बथा हो रहा है कह के। आदमी का शरीर में थोड़ा सा भी कुछ कट जाने से कितना दर्द देता है, इतना बड़का शरीर। मगर मेरा बेटा का पैर ऐसा हो गया तो उसको दर्द बथा के लिए, थोड़ा सा शांति करने के लिए उसको कोई सुई नहीं दिया, कोई दवाई नहीं दी। बैठ भी कर रहा था यहाँ घुसाए और क्या किया कि दवा भी दिया कि नहीं दिया, वही यार अचानक ऐसा हो गया। नहीं तो ठीक था, बैठवा कर रहा था, बातचीत सब कर रहा था, हंसखेल सब कर रहा था। वहीं पलामू में दहेज के लिए हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। पलामू के पांडु प्रखंड में बीते दिन सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया। इस सामूहिक शादी में 11 जोड़ों की शादी कराई गई। समिति के अध्यक्ष के अनुसार दहेज प्रथा को खत्म करने को लेकर चलाए गए जागरूकता के तहत सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया गया। बिना किसी पैसे का हम लोग एक समाज में एक अच्छा पहचान को बनाते हुए ये करना चाह रहे हैं कि लोग इससे सीखे और दहेज के जो लेन देन होता है इस चीज़ को ख़त्म कर दें और बिना दहेज के भी एक शादी ढंग से किया जा सकता। सामूहिक शादी समारोह के द्वारा 11 गरीब परिवार के 12 वर वधू की आज हम लोग शादी समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें यह कार्यक्रम जन सहयोग के द्वारा आज लगातार दूसरे वर्ष यह कार्यक्रम है और सभी लोग मिलजुल करके इसमें सहयोग करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि जो दहेज रूपी दानव इस क्षेत्र में या कहीं भी जो व्याप्त है, उस दहेज रूपी दानव को समाप्त करने के लिए कमेटी के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है कि समाज में बिना पैसा के भी शादी किया जा सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।